वाक्य शुद्धि की बात करेंगे। समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में जो प्री का एग्जाम है उसमें वाक्य शुद्धि के क्वेश्चंस होते हैं और जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें वाक्य शुद्धि के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा जो पीसीएस का मेंस एग्जाम होता है उसमें जो हिंदी का पेपर आता है उस पेपर में भी वाक्य शुद्धि से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। तो वाक्य शुद्धि को आगे बढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं और उसी हिसाब से हम वाक्य शुद्धि को सीखेंगे। यहाँ पर कुछ अशुद्धियों के नाम लिखे हुए हैं, इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। इनके अलावा एक और प्रकार की अशुद्धि होती है जो वर्तनी से संबंधित होती है, जहाँ पर वाक्य तो सही रहता है, पूरा वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो सही रहता है, व्याकरणिक रूप से वाक्य पूरा सही रहता है, लेकिन कोई वर्तनी उसमें ऐसी होती है जो गलत होती है और उस वर्तनी के गलत होने के कारण वो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। खैर वो वर्तनी की बात हो गई, वर्तनी को हम लोग यहाँ पर फिलहाल नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम व्याकरणिक तरीके से देख रहे हैं कि कोई वाक्य किस तरीके से अशुद्ध होता है और उसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा। पहला है हमारे पास पदक्रम संबंधी अशुद्धि। सबसे बेसिक पदक्रम संबंधी अशुद्धि का मतलब है कि हिंदी में जो भी वाक्य हमारे पास बनते हैं उन वाक्य का एक स्ट्रक्चर होता है। वाक्य के स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारे जो तीन मेन इंग्रेडिएंट हैं किसी भी वाक्य के, तीन जो अवयव हैं किसी भी वाक्य के, वो होते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। किसी भी वाक्य में इनका एक सीक्वेंस होता है। वाक्य में सबसे पहले हमारा कर्ता होता है, कर्ता के बाद कर्म होता है और कर्म के अंत में बाद में क्रिया आती है। अगर ये सीक्वेंस है तो वो वाक्य हमारा पदक्रम संबंधी अशुद्धि से मुक्त है, और अगर इस सीक्वेंस में कहीं भी कोई गड़बड़ी आ गई तो वो हमारा जो वाक्य है वो उसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि हो जाती है। जैसे ये हमारा एक वाक्य है, मैं जाता हूँ विद्यालय। इसमें अगर हम इन तीन अवयवों को देखें तो पहला हमारे पास मैं, ये कर्ता है, जाता हूँ ये क्रिया है और विद्यालय ये कर्म है। यहाँ पर अगर देखा जाए ठीक से तो कर्ता, कर्म और क्रिया का जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ कर्ता और कर्म के बीच में क्रिया आ गई है, जिससे कि ये वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसका अगर शुद्ध रूप देखें तो इस वाक्य को हमको कर्ता, कर्म और क्रिया के सीक्वेंस में सजाना पड़ेगा, जो कि इस तरीके से होगा, मैं विद्यालय जाता हूँ। पदक्रम संबंधी में दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि कर्ता का अगर कोई ऐसा शब्द उसमें लगा है जिसके लगने से कर्ता का विस्तार हो रहा है या क्रिया का विस्तार हो रहा है, तो उसका भी एक जगह है और वो उस जगह पर ही आना चाहिए। कर्ता के विस्तार को कर्ता के पहले और क्रिया के विस्तार को क्रिया के पहले। जैसे यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, धीरे धीरे पढ़ते हैं लड़के अच्छे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता है वो लड़के हैं और जो क्रिया है वो पढ़ते हैं। तो पहली बात, यहाँ पर जो पैटर्न है वही सही नहीं है। कर्ता पहले होना चाहिए, क्रिया बाद में होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये जो अच्छे शब्द है ये लड़के का विस्तार है, यानी कि लड़के की क्वालिटी बता रहा है, और जो ये धीरे धीरे है ये इस क्रिया का विस्तार है। इसको अगर हम सीक्वेंस में देखें तो इसका सीक्वेंस होगा, धीरे धीरे पढ़ते हैं लड़के अच्छे, यह शुद्ध वाक्य था। इसका शुद्ध वाक्य होगा हमारा, अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो जो कर्ता है वो पहले आ गया, क्रिया बाद में आ गई। कर्ता का विस्तार कर्ता के पहले है और क्रिया का विस्तार क्रिया के पहले है। तो जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा, अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें हमारे पास पदक्रम संबंधी अशुद्धि में आता है कि अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द होगा, क्या, कैसे, कहाँ, क्यों वगैरह वगैरह। तो अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है तो जो प्रश्नवाचक शब्द होगा उसकी स्थिति कहाँ पर होगी। तो प्रश्नवाचक शब्द हमेशा उस संज्ञा या उस सर्वनाम के ठीक पहले लगाया जाएगा जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, राम घर आ गया क्या। यहाँ पर अगर हम इस क्या को हटा दें, इतना रखें केवल, तो ये वाक्य शुद्ध है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य होने की वजह से ये गलत हो गया। और गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये जो प्रश्नवाचक शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द संबंधित संज्ञा के ठीक पहले आना चाहिए, और क्योंकि ये ठीक पहले नहीं आ रहा है इसलिए वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है। इसका शुद्ध रूप होगा क्या राम घर आ गया। पदक्रम संबंधी अशुद्धि के कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। जैसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये कि यहाँ ताज़ा गाय का दूध मिलता है।
यहाँ पर पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। जो ताज़ा शब्द है वो दूध का विस्तार है, क्योंकि गाय ताज़ा नहीं होती है, ताज़ा होगा दूध। इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है। ऐसे ही मेरे घर के पास एक मिठाई की दुकान है। एक मिठाई की दुकान नहीं है, मिठाई की एक दुकान होगी, तो शुद्ध वाक्य होगा मेरे घर के पास मिठाई की एक दुकान है। वैसे ही कई रेलवे के कर्मचारी उपस्थित हैं। अशुद्धि है, रेलवे एक होती है, कर्मचारी कई होते हैं। पदक्रम संबंधी अशुद्ध है, जो कई शब्द आएगा वो कर्मचारी के ठीक पहले आएगा, क्योंकि कई जो है वो कर्मचारी का विस्तार है। शुद्ध शब्द होगा रेलवे के कई कर्मचारी उपस्थित हैं। ऐसे ही अगला है नेताजी को एक गुलाब की माला पहनाई गई। एक गुलाब की कोई माला नहीं होती है, इसका शुद्ध शब्द होगा नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अस्पताल होगा सरकारी, सरकारी महिलाएं नहीं होती, तो इसका शुद्ध शब्द वाक्य हो जाएगा यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। दूसरा है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्ध बोलें या इसको हम अधिक पद संबंधी अशुद्ध भी बोलते हैं। पुनरुक्ति या जो अधिक पद संबंधी अशुद्ध होती है उसमें जो कमी होती है वो ये होती है कि एक ही अर्थ वाले एक से अधिक शब्द वाक्य में होते हैं। जब एक ही अर्थ वाले एक से अधिक शब्द वाक्य में होंगे तो इसको एक अशुद्धि माना जाता है और उनमें से एक शब्द को हमें हटाना होता है। जैसे ये सेंटेंस है, प्रातः काल के समय का दृश्य मनोरम होता है। तो यहाँ पर प्रातः काल में जो ये काल है ये भी समय को दिखा रहा है और यहाँ पर समय भी लिखा हुआ है। तो काल और समय दो ऐसे शब्द इसमें जुड़े हैं जिनका जो अर्थ है वो समान है। तो इसको सही करने के लिए या तो काल को हम हटा देंगे या समय को हटा देंगे, तो इसका जो शुद्ध सेंटेंस होगा वो होगा प्रातः काल का दृश्य मनोरम होता है। ये अधिक पद अशुद्धि थी, यहाँ पर हमारी पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि थी। एक ही अर्थ बताने वाले दो शब्द इस वाक्य में थे जिनमें से एक को हमें हटाना पड़ा। इसी तरीके का दूसरा हमारा जो वाक्य है वह है उसे केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त था। इस वाक्य में केवल और मात्र दो ऐसे शब्द हैं जिनका समान अर्थ होता है, तो यहाँ पर भी हम इनमें से एक हटा देंगे। या तो ये सेंटेंस बनेगा उसे केवल संकेत ही पर्याप्त था या उसे संकेत मात्र ही पर्याप्त था। यह शुद्ध था, इसका शुद्ध होगा उसे केवल संकेत ही पर्याप्त था या उसे केवल संकेत पर्याप्त था, या ऐसा भी बोल सकते हैं उसे संकेत मात्र ही पर्याप्त था। एक और वैरायटी, उत्तराखंड में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दर्शनीय और देखने योग्य ये दो चीज़ें हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। दर्शनीय का भी मतलब होता है वो जो देखने योग्य हो, और यहाँ पर ये दोनों एक ही अर्थ को बता रहे हैं, तो इनमें से भी एक को हटाना पड़ेगा। या तो हम इसको कर सकते हैं उत्तराखंड में अनेक दर्शनीय स्थल हैं या उत्तराखंड में अनेक स्थल देखने योग्य हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य है हमारा उत्तराखंड में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अगला है एक एक करके सभी चले गए। अब यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है कि ऐसे कौन से दो शब्द हैं जिनका अर्थ एक ही है। तो ये जो करके है ये कर के साथ के विभक्ति जुड़ी हुई है। कर और के ये दोनों का एक ही अर्थ होता है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो होगा एक एक कर सभी चले गए। एक और जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि वह अपने वेतन का अधिकांश भाग खर्च कर देता है। यहाँ पर अगर हम अधिकांश को देखें तो अधिकांश दो चीज़ों से मिलकर बना है, अधिक और धन अंश। अधिक धन अंश गुण संधि से जुड़ते हैं तो अधिकांश आ जाता है। अधिकांश में भाग पहले से ही समाया हुआ है क्योंकि उसमें अंश जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से भाग को हटाना पड़ेगा और जो सही सेंटेंस हमारा होगा वह अपने वेतन का अधिकांश खर्च कर देता है। भाग हटाना पड़ा क्योंकि भाग का जो अर्थ है वो अधिकांश में समाहित है।
ये हमारी वैरायटी थी जो थी पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि या अधिक पद संबंधी अशुद्धियाँ। अब सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। नियम 1 हमारा जो है वो ये है कि सर्वनाम शब्दों जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, क्या, कौन, जो, सो, कोई, कुछ के साथ कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन से कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? को का। तो अगर हम कारक विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा हम के साथ अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमको, तू के साथ और तुम के साथ हो जाएगा तुमको, आपको। यानी कि जो नियम है व्याकरण का वो अगर हम फॉलो करें तो इसका मतलब होता है कि तुझको, हमको, मुझको, उसको, इसको जैसे जो भी शब्द हैं वो व्याकरणिक रूप से गलत हैं। तो अगर इनमें से किसी भी शब्द का इस्तेमाल किसी वाक्य में हुआ है तो वो वाक्य व्याकरणिक रूप से अशुद्ध होगा और उसे हमें शुद्ध करने के लिए इसको विभक्ति को हटाना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मुझको आज यह काम करना है, तो मुझ के साथ को विभक्ति लगी है और इस विभक्ति के लगने के कारण ये वाक्य जो है वो व्याकरणिक रूप से अशुद्ध हो गया है। इसको शुद्ध करने के लिए को विभक्ति को हटाना पड़ेगा और मुझको को बदलना पड़ेगा मुझे। तो ये हो जाएगा मुझे आज यह काम करना है, ये शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से उसको प्रयागराज जाना है, सेम नियम, को विभक्ति लगी होने के कारण ये अशुद्ध हो गया। इसका शुद्ध रूप होगा उसे प्रयागराज जाना है। अगला है हमको घूमने जाना है, यहाँ पर भी वही को विभक्ति लगी हुई है। ठीक करने के लिए इसका शुद्ध वाक्य होगा को विभक्ति को हटा देंगे और हमको कन्वर्ट कर देंगे हमें, तो हो जाएगा हमें घूमने जाना है। इसको वहाँ रख दो, को विभक्ति के लगने के कारण सर्वनाम संबंधी अशुद्धि यहाँ पर आ गई और वाक्य गलत हो गया। शुद्ध रूप होगा इसे वहाँ रख दो। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि का जो अगला नियम है वो है कि इन, उन, जिन और किन जैसे सर्वनामों के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। और कोई भी व्यक्ति लग सकती है, जैसे इन के साथ अगर ने विभक्ति लगाएंगे तो इनने, उनने, जिनने और किनने ये शब्द हमारे पास बनेंगे और इस नियम के कारण ये शब्द हमारे गलत हो जाएंगे व्याकरणिक रूप से। अगर हम से विभक्ति लगाएं तो इनसे, इनको, उनसे, उनको वगैरह ये शब्द बन सकते हैं और अगर ये शब्द हैं तो व्याकरणिक रूप से सही हैं, लेकिन अगर ने विभक्ति लगी है इन शब्दों के साथ तो वो व्याकरणिक रूप से गलत है। फॉर एग्जाम्पल हमारा है इनने मुझे मारा है, व्याकरणिक रूप से गलत है। सही रूप होगा इसने मुझे मारा है। उनने किताब पढ़ ली है, सही रूप होगा उसने किताब पढ़ ली है। किनने तुम्हें मना किया है, सही रूप होगा किसने तुम्हें मना किया है। जिनने दिया है उन्हें ही वापस करो, तो जिनने व्याकरणिक रूप से अशुद्ध क्योंकि जिन के साथ ने विभक्ति लग गई है, इसको हटा देंगे और उसका सही रूप होगा जिसने दिया है उसे ही वापस कर दो। तीसरा नियम है इन्हों, उन्हों, जिन्हों, किन्हों के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और किसी भी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने देखा कि इन, उन, जिन, किन के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पर शब्द है इन्हों, उन्हों, जिन्हों, किन्हों के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा इन्होंने, उन्होंने, जिन्होंने और किन्होंने। ये वाक्य व्याकरणिक रूप से अगर किसी वाक्य में ये शब्द जुड़े हुए हैं तो व्याकरणिक रूप से सही माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने मुझे वहाँ भेजा, शुद्ध है। तीसरा अपना और अपने का प्रयोग कब किया जाएगा, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत आसान है ये नियम। मैं मेरी किताब पढ़ रहा हूँ, ये बहुत पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार आया है वाक्य शुद्धि में। मैं मेरी किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं के साथ मेरी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही हम हमारे घर से आ रहे हैं की जगह पर होगा हम अपने घर से आ रहे हैं। तुम तुम्हारा काम करो की जगह हो जाएगा तुम अपना काम करो। विशेषण संबंधी अशुद्धि की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, तो यहाँ पर इष्ट प्रत्यय है हमारा और इष्ट प्रत्यय के साथ कभी भी तर या तम का प्रयोग नहीं किया जाता। इष्ट प्रत्यय से बनने वाला एक बड़ा जो कॉमन शब्द है वो है श्रेष्ठ।
श्रेष्ठ जो है वो इष्ट प्रत्यय के साथ बना शब्द है। इष्ट का मतलब होता है सबसे, तो श्रेष्ठ का में हो गया सबसे बेहतर, और तर और तम का भी होता है सबसे। तो यहाँ पर श्रेष्ठ के साथ अगर हम तम या तर प्रत्यय लगा देंगे तो वो व्याकरणिक रूप से गलत हो जाएगा। श्रेष्ठतम और श्रेष्ठतर जो शब्द बनेंगे वो व्याकरणिक रूप से गलत होंगे। ये बहुत कॉमन शब्द हैं, इनका लगभग सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉमन भाषा में हम लोग लिखते भी हैं, हम लोग बोलते भी हैं, अखबारों में भी लिख के आता है, कहीं कहीं किताबों में भी लिखा होता है, लेकिन व्याकरणिक रूप से श्रेष्ठतम और श्रेष्ठतर जैसे कोई शब्द नहीं होते हैं। तो अगर इन शब्द का इस्तेमाल हुआ है किसी भी वाक्य में तो वो वाक्य गलत है। जैसे वाक्य है हमारा, मुंशी प्रेमचंद साहित्यकारों में श्रेष्ठतम है। ये शब्द गलत है और इसको हम ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद साहित्यकारों में श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठ है वो ऑटोमेटिकली सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो इसमें श्रेष्ठतम या श्रेष्ठतर लगाने का कोई भी औचित्य नहीं है। इसी तरीके से वह कक्षा में सबसे अधिकतम अंक लाया। तो मैंने भी बताया कि जो तम है, तम का मतलब होता है सबसे। तो यहाँ पर एक तरीके से विशेषण संबंधी अशुद्धि भी है और एक तरीके से अधिक पदत्व शुद्धि भी है, पुनरुक्ति अशुद्धि भी है, क्योंकि सबसे का इस्तेमाल यहाँ पर भी हो रहा है और तम जो शब्द यहाँ पर लगा है प्रत्यय के रूप में, उसका भी जो अर्थ होता है वो सबसे होता है। तो यहाँ पर एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से एक शब्द हटा देंगे। तो इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो बनेगा, या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह कक्षा में सबसे अधिक अंक लाया, या इसका एक रूप और हो सकता है कि हम सबसे को हटा दें और अधिकतम को रखें और जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा, वह कक्षा में सबसे अधिक अंक लाया के अलावा वह कक्षा में अधिकतम अंक लाया। तो ये दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं। वह कक्षा में सबसे अधिकतम अंक लाया अलग गलत है, क्योंकि यहाँ पर अधिक पदत्व के साथ साथ विशेषण संबंधी अशुद्धि भी है। सही होगा, वह कक्षा में सबसे अधिक अंक लाया या वह कक्षा में अधिकतम अंक लाया। क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया संबंधी अशुद्धि चार तरीके की होती है। पहली होती अनावश्यक क्रिया, दूसरी होती है आवश्यक क्रिया संबंधी अशुद्धि, तीसरी होती है अनुपयुक्त क्रिया संबंधी अशुद्धि और चौथी होती है अनियमित क्रिया संबंधी अशुद्धि। एक एक करके देखें इनको। पहला है अनावश्यक क्रिया संबंधी अशुद्धि। ये एक शब्द लिखा, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यह ग्रंथ विद्यता पूर्ण लिखा गया है। अब इसमें क्या गलती है, इसमें अनावश्यक क्रिया का इस्तेमाल होता है। इसमें अनावश्यक क्रिया का इस्तेमाल हो गया है। यहाँ पर विद्यता पूर्ण अपने आप में एक पूर्ण ग्रंथ की बात कर रहा है, और जब ग्रंथ पूर्ण है तो इसका मतलब है कि वो पहले ही लिखा जा चुका है। तो यहाँ पर लिखा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि यह ग्रंथ विद्यतापूर्ण है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, यह ग्रंथ विद्यतापूर्ण है, क्योंकि इसमें लिखा जो है वो एक अनावश्यक क्रिया है जिसका इस्तेमाल किया गया है। अनावश्यक क्रिया का एक और उदाहरण है, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। यहाँ पर जो अनावश्यक क्रिया है वो है उपस्थित। वातावरण तो सर्वत्र व्याप्त है, ये कहीं भी खास तौर से उपस्थित नहीं होता है, तो हर जगह है। तो यहाँ पर उपस्थित शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, ये एक अनावश्यक क्रिया है। इसको हटा दिया जाएगा शुद्धिकरण में, और जो सही वाक्य होगा, जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा यहाँ अशोभनीय वातावरण है। अनावश्यक क्रिया का एक और एग्जाम्पल, यह काम आप पर निर्भर करता है। जो कर्ता शब्द है, इस कर्ता शब्द का अर्थ इस निर्भर शब्द में पहले से ही इनक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता क्रिया जो है उसको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाक्य शुद्ध करने के लिए कर्ता को हटा देंगे और केवल निर्भर रखेंगे। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, यह काम आप पर निर्भर है। कर्ता का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही उसका अर्थ निर्भर में समाहित है। अगला एग्जाम्पल है, मैं स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। स्पष्टीकरण में जो करण है ये पहले से ही करने से संबंधित है। तो करण और करने,
ये करण जो है यहाँ पर ये अनावश्यक क्रिया है, साथ ही साथ अधिक पदत्व अशुद्धि भी आ रही है, क्योंकि करण और करने दोनों का ही जो अर्थ है वो समान होता है। तो यहाँ पर इस करने को हटा दिया जाएगा। सही वाक्य होगा मैं स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट हमारा है थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। वापस आना और लौट आना दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है। क्रिया संबंधी अशुद्ध भी है, अनावश्यक रूप से एक एडिशनल क्रिया यहाँ पर लगा दी गई है। तो या तो हम इसमें वापस शब्द को मेंटेन करके रखें, रिटेन करके रखें, या हम लौट शब्द को रिटेन करके रखें। दोनों ही शब्द एक साथ नहीं आएंगे। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा थोड़ी देर बाद वे लौट आए। आवश्यक क्रिया। आवश्यक क्रिया यहाँ पर किसी क्रिया की आवश्यकता होती है और वो क्रिया यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की गई होती है, यानी कि क्रिया की कमी होती है। उस क्रिया को यहाँ पर हमें इंक्लूड करना होगा। जैसे हमारा वाक्य, उसने खाना और पानी पिया। तो खाना और पानी पिया अशुद्ध है, यहाँ पर खाने के साथ क्रिया भी लगेगी। शुद्ध वाक्य होगा उसने खाना खाया और पानी पिया। दूसरा है उसने मेरा गाना और घर देखा। यहाँ पर भी क्रिया की कमी है। गाना और घर, घर तो देख सकते हैं लेकिन गाना नहीं देख सकते। गाना क्या करते हैं? गाना सुनते हैं। तो क्रिया को इंक्लूड कर देंगे। सही वाक्य हो जाएगा उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। अगला एग्जाम्पल है, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। इस वाक्य में एक चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास क्रियाएं तो दोनों उपस्थित हैं, लेकिन क्रियाओं का जो क्रम है वो गलत है। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। जिस क्रम में पशु और पक्षी आए हैं उनसे संबंधित क्रियाएं भी उसी क्रम में आनी चाहिए, क्योंकि इस वाक्य से लग रहा है कि बहुत से पशु उड़ते और पक्षी चरते हुए दिखाई दिए इस क्रम के हिसाब से। तो ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन क्रियाओं को सही क्रम में लगाना पड़ेगा। पशु चरते हैं और पक्षी उड़ते हैं, तो सही क्रम को लगाने के बाद जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा वहाँ बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। अनुपयुक्त क्रिया। अनुपयुक्त क्रिया का मतलब होता है कि वाक्य में कोई ऐसी क्रिया लगा दी गई है जो उस वाक्य के हिसाब से सही नहीं है, उचित नहीं है, गलत क्रिया का इस्तेमाल हो गया। जैसे ये हमारे पास जो एग्जाम्पल था वो भी यहाँ पर काम कर सकता है। पशु उड़ते और पक्षी चरते हुए दिखाई दिए। तो पशु के साथ चरते लगना चाहिए, पक्षी के साथ उड़ते लगने चाहिए और उसी क्रम में आना चाहिए। क्योंकि क्रम गड़बड़ है इसलिए क्रिया अनुपयुक्त हो गई। पशु के साथ उड़ते क्रिया का संबंध हो गया और पक्षी के साथ चरते क्रिया का संबंध हो गया। तो ये अनुपयुक्त क्रिया का भी एग्जाम्पल है। अनुपयुक्त क्रिया का अगला एग्जाम्पल है कि वकीलों ने कागजों का निरीक्षण किया। कागजों का निरीक्षण नहीं किया जाता है, कागजों की जांच की जाती है। तो यहाँ पर निरीक्षण जो है वो एक अनुपयुक्त क्रिया है, गलत क्रिया का इस्तेमाल हुआ है। सही क्रिया लगाने के बाद जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो होगा वकीलों ने कागजों की जांच की। अनुपयुक्त क्रिया का एक और एग्जाम्पल है, हम बहुत कॉमन तरीके से इस तरीके से बात करते हैं, हम बोलते भी हैं कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं और हमें बिल्कुल गलत नहीं लगता कि हम गलत बोल रहे हैं। हम चालू भाषा में बात करते हैं जिसमें हम व्याकरणिक रूप से गलत शब्द तरीके से भी बात करते हैं तो हमें वो समझ में नहीं आता। लेकिन ये जो वाक्य है हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये व्याकरणिक रूप से सही नहीं है। यहाँ पर पूछते जो क्रिया है वो नहीं लगेगी, बल्कि इसकी जगह पर क्रिया लगेगी हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो पूछते क्रिया हटा दी जाएगी और उसकी जगह जो सही क्रिया यहाँ पर व्याकरणिक रूप से लगेगी वो लगेगी करते हैं। तो हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं गलत है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं ये सही वाक्य होगा। अनुपयुक्त क्रिया का एक और एग्जाम्पल, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। विस्मय पहली बात तो कोई क्रिया नहीं है, यहाँ पर क्रिया लगनी चाहिए। तो ये दो तरीके से हो सकता है। जैसे हम इसको बोल सकते हैं खबर सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया।
ठीक है। लेकिन क्योंकि विस्मय शब्द लगा है तो बेहतर होगा कि हम विस्मय से संबंधित, विस्मय से बनने वाली क्रिया का ही इस्तेमाल करें, तो वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रक्चर क्वेश्चन जो वाक्य है उसका बन के आएगा। तो खबर सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, ये सही है, लेकिन इससे बेहतर होगा कि खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। अनुपयुक्त क्रिया का एक और एग्जाम्पल जो एग्जाम में बहुत पूछा गया है और बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें, चरखा काटना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चरखा काटा नहीं जाता है, सूत काटा जाता है, धागा काटा जाता है। इसलिए चरखा काटना चाहिए एक अशुद्ध शब्द हो गया। चरखा हम चलाते हैं और चरखा चला के सूत काटते हैं, तो अनुपयुक्त क्रिया है। काटना यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि चलाना शब्द आएगा, और जो सही शुद्ध वाक्य होगा वो होगा चरखा चलाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया है पीसीएस मेंस में भी, और जो हमारा आरओ है उसमें भी बहुत पूछा गया। इसके अलावा जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं SSC वगैरह उसमें भी खूब पूछा जाता है। तो चरखा चलाते हैं, सूत काटते हैं। अनियमित क्रिया, गंदगी ना करें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो मना करने से संबंधित ना और मत, ये दो शब्द हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गंदगी ना करें, गंदगी मत करें। तो गंदगी ना करें अशुद्ध क्यों है और शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसके पहले संबंध जो ना है ये इस्तेमाल होता है जब हम किसी से कोई विनती करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। जब आदेश देते हैं, आदेशात्मक वाक्यों में कभी भी ना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए व्याकरणिक रूप से, वहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए मत। यानी कि जो आदेशात्मक वाक्य होंगे वहाँ पर मत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। गंदगी ना करें जो वाक्य बोला जा रहा है, इस वाक्य का जो आशय है वो विनती नहीं है। ठीक है, विनती होगी तो कृपया शब्द यहाँ पर लगेगा। कृपया गंदगी ना करें अगर होता तो ये शुद्ध होता, लेकिन यहाँ पर गंदगी ना करें अशुद्ध है क्योंकि आदेशात्मक स्वर यहाँ पर आ रहा है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो ना हटाकर माँ लगा देंगे और ये हो जाएगा गंदगी मत करें। ठीक है, गंदगी ना फैलाएं या गंदगी मत फैलाएं भी हो सकता है। तो किसी भी वाक्य में हम सुधार वहीं पर करते हैं जहाँ पर गलती होती है, इसके अलावा और कोई जगह हम लोग नहीं छूते हैं। तो ना को हटा के मत कर देंगे, करे की जगह फैलाएं हम नहीं लगाएंगे। अनियमित क्रिया का एक और एग्जाम्पल अभी जो बात की उसी से रिलेटेड है, कृपया मुझे सजा मत दें। यहाँ पर आप बताइए क्या होना चाहिए? ये जो वाक्य है ये आदेश नहीं है बल्कि ये रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। और जब प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना में मत का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि किसका इस्तेमाल होता है? ना शब्द का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर होगा कृपया मुझे सजा ना दें। तो शुद्ध रूप हो जाएगा कृपया मुझे सजा ना दें। लिंग संबंधी अशुद्धि, बहुत कॉमन गलतियाँ होती हैं यहाँ पर। जैसे मोहन 2 वर्ष पहले विधवा हो गया, तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों के जो स्त्रीलिंग है वो पता होना चाहिए। विधवा पुल्लिंग है, विधवा जो है वो स्त्रीलिंग है और इसका जो पुल्लिंग होता है वो होता है विधुर। तो मोहन 2 वर्ष पहले विधवा हो गया, गलत होगा। विधवा स्त्रियां होती हैं और अगर पुरुष की पत्नी मर जाती है तो उसको विधवा नहीं बोलते बल्कि उसको विधुर बोलते हैं। तो मोहन 2 वर्ष पहले विधवा हो गया, तो जो शुद्ध रूप होगा वो होगा मोहन 2 वर्ष पहले विधुर हो गया। इसी तरीके से अगला है महादेवी वर्मा महान कवि थी। पुरुष के लिए कवि का इस्तेमाल किया जाता है और महिला के लिए कवयित्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका शुद्ध वाक्य होगा महादेवी वर्मा महान कवयित्री थी। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि कवयित्री होता है, बहुत से लोग कवयित्री लिखते हैं। तो वा के ऊपर मात्रा नहीं होगी बल्कि या के ऊपर मात्रा होगी और कवयित्री का जो शब्द शुद्धि है, वर्तनी शुद्धि है, वो हो जाएगा कवयित्री। इसी तरीके से शीला एक विद्वान स्त्री है। विद्वान शब्द इस्तेमाल होता है पुरुषों के लिए। कोई महिला अगर विद्वान है तो उसके लिए विद्वान शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि विदुषी शब्द का इस्तेमाल होगा। तो शीला एक विद्वान स्त्री है, गलत है, और इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा शीला एक विदुषी स्त्री है।
इसी तरह रविता हिंदी की शोधार्थिनी है। शोधार्थिनी नाम का या शोधार्थिनी जैसा कोई शब्द नहीं होता। शोधार्थी एक उभयलिंगी शब्द है और ये दोनों में ही समान रूप से इस्तेमाल होता है। पुरुषों के लिए भी शोधार्थी शब्द का इस्तेमाल होता है, महिलाओं के लिए भी शोधार्थी शब्द का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थी शब्द का भी पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है और महिलाओं के लिए भी विद्यार्थी शब्द का इस्तेमाल होता है। विद्यार्थिनी जैसा कोई शब्द नहीं होता, वैसे ही शोधार्थिनी जैसा भी कोई शब्द नहीं है। तो रविता हिंदी की शोधार्थिनी है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा रविता हिंदी की शोधार्थी है। एग्जाम का आया क्वेश्चन है PCS मेंस में। महारानी लक्ष्मीबाई वीर थी। वीर पुरुष होते हैं, कोई महिला अगर वीर है तो उसको वीरांगना बोलते हैं। वीरांगना शब्द जो बना है वो वीर प्लस अंगना से बना है और अंगना का मतलब होता है स्त्री। तो महारानी लक्ष्मीबाई वीर थी गलत है, इसकी जगह इस्तेमाल होगा महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। अगला है बेटी पराए घर का धन होता है। तो शुद्ध रूप होगा बेटी पराए घर का धन होती है। इसी तरीके से एक और वाक्य है विद्या श्रेष्ठ धन होता है, तो वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारी लिंग संबंधी अशुद्धियाँ थीं। अब अगला हमारे पास जो 7वां है वो है कारक संबंधी अशुद्धि। कारक संबंधी अशुद्धि में हम पहले देखेंगे पर का प्रयोग कहाँ होता है, ऊपर का प्रयोग कहाँ पर होता है और में का प्रयोग कहाँ पर होता है। पर और ऊपर, जैसे अगर हम बोलेंगे कि जो किताब है वो मेज पर है या किताब मेज के ऊपर है, दोनों में से एक वाक्य सही है और एक वाक्य गलत है। लेकिन नॉर्मली हम दोनों ही बोलते हैं। हम कभी बोलते हैं किताब मेज पर है, कभी बोलते हैं किताब मेज के ऊपर है। लेकिन व्याकरणिक रूप से दोनों में सही क्या है, इसके लिए ध्यान दें कि जहाँ दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं या स्पर्श करती हैं, वहाँ पर ऊपर का इस्तेमाल नहीं होता, पर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो सामान्य ऊंचाई होती है उसके लिए भी पर का इस्तेमाल होता है। जैसे स्पर्श कर रही हैं, अगर हम किताब मेज़ पर रखें तो किताब और मेज़ जो है वो एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, तो यहाँ पर का इस्तेमाल होगा। किताब मेज़ पर रखी हुई है तो मेज़ से संबंधित है, उसका एक संबंध स्थापित हो गया है मेज़ से। तो और मेज़ की ऊंचाई सामान्य है, विशिष्ट ऊंचाई नहीं है, विशेष ऊंचाई नहीं है। तो तीनों ही कंडीशंस यहाँ पर हैं और यहाँ पर का इस्तेमाल होगा। जैसे ऊपर का प्रयोग ठीक उल्टा होता है, जहाँ दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं या स्पर्श कर रही होती हैं या जहाँ पर सामान्य ऊंचाई की बात हो रही होती है वहाँ पर शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं या स्पर्श नहीं करती हैं या विशिष्ट ऊंचाई की बात हो रही है, विशेष ऊंचाई की बात हो रही है, तो वहाँ पर का इस्तेमाल नहीं होगा, ऊपर का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से में का प्रयोग, कोई भी चीज़ किसी भी जगह के अंदर है या किसी स्थान के अंदर है तो अंदर होने के आशय में हम में का प्रयोग करते हैं। जैसे भी हम लोगों ने बात करी कि किताब कोई मेज़ पर रखी हुई है तो हम इसको कैसे भी बोल देते हैं। हम कभी बोल देते हैं किताब मेज़ पर रखी है, कभी बोल देते हैं किताब मेज़ के ऊपर रखी है और अक्सर बोल देते हैं किताब मेज़ में रखी है। तो इनमें से जो सही है वो है किताब मेज के ऊपर रखी है, गलत है। किताब मेज में रखी है, वो भी गलत है। सही होगा किताब मेज पर रखी है, क्योंकि दोनों में स्पर्श हो रहा है, साथ ही साथ सामान्य ऊंचाई की बात भी हो रही है। दूसरा है चिड़िया पेड़ में बैठी है, तो चिड़िया पेड़ के अंदर नहीं बैठी है, इसलिए में का इस्तेमाल नहीं होगा। चिड़िया और पेड़ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है, ये भी सही नहीं होगा क्योंकि स्पर्श कर रहे हैं और पेड़ सामान्य ऊंचाई का होता है, इसलिए यहाँ पर होगा चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया पेड़ पर उड़ रही है, अब चिड़िया पेड़ पर उड़ रही है तो पेड़ पर बैठे बैठे चिड़िया थोड़ी ना उड़ पाएगी, चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ेगी, पेड़ से और चिड़िया के बीच में गैप होगा। उड़ते समय चिड़िया पेड़ को स्पर्श नहीं कर रही है, चिड़िया और पेड़ के बीच में गैप है और जब गैप होगा तो पर का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है। मंदिर पहाड़ पर है, पहाड़ की ऊंचाई विशेष होती है, अधिक होती है और अगर विशेष ऊंचाई से संबंधित कोई बात है
तो उसमें ऊपर का प्रयोग होता है, तो मंदिर पहाड़ पर नहीं है बल्कि मंदिर पहाड़ के ऊपर है, ये शुद्ध वाक्य होगा। मैं घर पर हूँ, कॉमनली बोलते हैं हम लोग, कहाँ पर हूँ, घर पर हूँ, तो मैं घर पर हूँ गलत है, हम घर के अंदर होते हैं, और क्योंकि हम घर के अंदर हैं इसलिए जो सही वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य होगा, वो होगा मैं घर में हूँ। पिताजी घर पर हैं गलत है, पिताजी घर में हैं। अगला एग्जाम्पल है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। मुक्त हस्त में जो से का आशय है वो पहले से ही इंक्लूडेड होता है, समाहित है, तो मुक्त हस्त जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा, या मुक्त कंठ एक शब्द होता है, वो जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा वहाँ पर कोई भी विभक्ति नहीं इस्तेमाल होगी, से, में, को, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा, और सीधे जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। से का इस्तेमाल नहीं होगा, ना तो मुक्त हस्त में इस्तेमाल होगा, और अगर यहाँ पर मुक्त कंठ ना शब्द इस्तेमाल होता तो भी से नहीं लगता। उसने मुक्त कंठ से गाया गलत है, मुक्त कंठ गाया सही होगा। वचन संबंधी अशुद्धियां। अब कुछ वाक्य ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जिनके बहुवचन अलग होते हैं और जिनके एक वचन अलग होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं। वैसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, समाचार, दाम, लोग, भाग्य, हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, अनेक। ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्रत्येक, किसी, कोई, एक आध। इनको ध्यान रखें। तो बहुवचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द क्या हैं? प्राण। हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। एक वचन में ये इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा बहुवचन की बात होती है। उसके प्राण उड़ गए या उसके प्राण निकल गए। समाचार आ रहे हैं, कितने दाम लोगे, है ना। तो ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में होंगे। तो अगर इनका जो वाक्य विन्यास ऐसा है जिनमें इन शब्दों का इस्तेमाल होने के बाद वो वाक्य एक वचन का है तो वो वाक्य गलत होगा, अशुद्ध होगा। जैसे मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। यहाँ पर दर्शन बहुवचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, तो इसका जो सही रूप होगा वो आपका नहीं इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आपका की जगह हो जाएगा आपके, क्योंकि दर्शन बहुवचन के रूप में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ गलत है, अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप है वो है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ऐसे ही उसकी आंख से आंसू बह रहा था। ठीक है, आंसू बह रहा था, सिंपल सी बात है, आंसू बहुवचन का है तो आंसू बह रहे थे हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आंखें तो दो होती हैं और एक आंख से आंसू थोड़ा ना बहेगा। तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो दो जगह संशोधन करना होगा, एक तो वाक्य को बहुवचन में बदलना होगा और दूसरी बात आंख नहीं बल्कि आंखों हो जाएगा। तो उसकी आंख से आंसू बह रहा था का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका भाग्य अच्छा था, ऐसे बोलने में ठीक लगता है, कोई गड़बड़ी नहीं लगती कि उसका भाग्य अच्छा था, मेरा भाग्य खराब था। लेकिन व्याकरणिक रूप से गलत है, क्योंकि भाग्य शब्द हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होता है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उसके भाग्य अच्छे थे या मेरे भाग्य अच्छे थे। खराब नहीं बोलेंगे, अच्छे ही बोलेंगे। तो उसके भाग्य अच्छे थे। ऐसे ही अनेकों, ये सबको पता है कि अनेकों नाम का कोई शब्द नहीं होता। अनेकों नाम का कोई शब्द नहीं होता तो इसकी जगह पर क्या शब्द होता है? अनेक। अनेक अपने आप में बहुवचन है, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है तो हम बहुवचन का बहुवचन नहीं बनाएंगे अनेकों करके। तो भगवान के अनेकों नाम है का शुद्ध रूप हो जाएगा भगवान के अनेक नाम हैं। यहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हैं। अक्सर इसमें जो शुद्धिकरण करने वाले हैं वो शुद्ध करके लिख देते हैं यहाँ सभी श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, लेकिन वो भी गलत हो जाता है। यहाँ सभी श्रेणी के लोग उपस्थित हैं गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा यहाँ सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं।
है ना। श्रेणी एक नहीं है ना, सब श्रेणी, तो वाक्य से ही लग रहा है कि श्रेणी एक से ज़्यादा है, तो श्रेणियों हो जाएगा। तो यहाँ सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं। आप सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि श्रेणी को बहुवचन में बदला जाए। इसी तरीके से एक आध बातें देखने में आती हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो एक आध शब्द है, ये वाला शब्द हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होता है, और इस वाक्य में इसका इस्तेमाल बहुवचन में हो रहा है। तो इसलिए ये जो वाक्य है ये गलत है, अशुद्ध है। शुद्ध करने के लिए इस वाक्य को एक वचन में बदलना पड़ेगा, और इसका हो जाएगा ऐसी एक आध बात देखने में आती है। हस्ताक्षर बहुवचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं होगा, बल्कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए शुद्ध वाक्य होगा इसका। प्राण बहुवचन होता है, तो गोली लगते ही उसका प्राण निकल गया, अशुद्ध है। अगर यहाँ पर होता गोली लगते ही उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो वो भी गलत होता। बहुवचन में होता है इसका इस्तेमाल, इसलिए जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा गोली लगते ही उसके प्राण निकल गए। अगला है हमारा संज्ञा संबंधी अशुद्धि। तो संज्ञा संबंधी अशुद्धि दो प्रकार की होती है। पहली होती है अनावश्यक संज्ञा संबंधी अशुद्धि, दूसरी होती है अनुपयुक्त संज्ञा संबंधी अशुद्धि। अनावश्यक संज्ञा संबंधी अशुद्धि, यहाँ पर किसी संज्ञा की जरूरत नहीं है या वाक्य में उस संज्ञा का अर्थ पहले से ही समाहित है। तो ऐसे केस में अगर हम उस संज्ञा को वहाँ पर लगा देते हैं तो वो संज्ञा अनावश्यक रूप से वहाँ पर जुड़ गई है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और इसलिए इस अशुद्धि को हम अनावश्यक संज्ञा संबंधी अशुद्धि बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे वह रोज़ पौधों को पानी से सींचता है। जाहिर सी बात है, पौधों को अगर सींचा जाएगा तो वो पानी से ही सींचा जाएगा, किसी और चीज़ से पौधों को नहीं सींचा जाता है। तो सींचना जो शब्द है उसमें पानी ऑटोमेटिकली पहले से ही इंक्लूडेड माना जा रहा है, उसका अर्थ उसमें समाहित है। इसलिए यहाँ पर पानी शब्द का जो उपयोग है वो गलत है, अनावश्यक रूप से इसका इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हटा देंगे और जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा वह रोज पौधों को सींचता है। ऐसे ही गांधी जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, ये अनुपयुक्त संज्ञा। अनुपयुक्त संज्ञा का मतलब हुआ कि वहाँ पर एक गलत शब्द का इस्तेमाल हो गया, अनुपयुक्त शब्द का इस्तेमाल हो गया, सही शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। गांधी जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, तो यहाँ पर किसी की मृत्यु से हमें खेद नहीं होता है, किसी की मृत्यु से हमें दुख होता है। खेद अगर बात करें तो खेद एक ऐसा शब्द है जो हमारी गलती की वजह से हमें हो रहा है, हमने कोई गलती करी है इसलिए हम वहाँ पर वो जता रहे हैं, तो वो खेद होता है। ठीक है, गांधी जी की मृत्यु हमारी गलती से नहीं हुई, ठीक है, किसी की मृत्यु हमारी गलती से नहीं हो सकती, तो जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा गांधी जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। खेद शब्द यहाँ पर अनुपयुक्त इस्तेमाल हुआ है, उसकी जगह पर दुख शब्द इस्तेमाल होगा। ऐसे ही मंदिर में भक्तों का तारतम्य लगा रहा। तारतम्य का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक सामंजस्य। तो भक्तों का तारतम्य या सामंजस्य नहीं होता है, मंदिर में भक्त आते जाते रहते हैं, तो मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। तारतम्य यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी जगह पर तांता या भीड़ लगी रही, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल होंगे। अव्यय, ग्रामर जो व्याकरण है उसमें को डिटेल में नहीं जाना है, तो अव्यय क्या होता है, अन्वय क्या होता है, निपात क्या होता है, इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, केवल समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें इस तरीके की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। केवल पूछा जाएगा कि वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध है, तो हमको बस इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अव्यय संबंधी अशुद्धियों में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे केवल और मात्र का एक साथ प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर अधिक पदत्व जो है अशुद्धि वो आ जाएगी। केवल और मात्र दोनों का एक ही अर्थ होता है, इसलिए ये एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। ऐसे ही प्रायः और कभी कभी, प्रायः का मतलब होता है अक्सर, जो होता रहता है, और कभी कभी जो कभी कभी होता है, तो यहाँ पर इन दोनों का भी प्रयोग साथ साथ नहीं होगा। इसका साथ साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं।
तो प्रायः और कभी कभी अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इनका प्रयोग एक साथ नहीं होगा। ऐसे ही शायद और जरूर, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक ही वाक्य में ये दोनों भी एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। अगर आए हैं तो वो हमारा जो वाक्य है वो अशुद्ध होगा। ऐसे ही अभी, तभी, जभी, कभी, किसी के साथ भी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अभी, तभी, जभी, कभी और किसी जैसे जो भी शब्द हैं उनमें भी का अर्थ समाहित है। अब जो है वो बना है अब धन ही से, तो इसमें भी का अर्थ समाहित हो गया। तभी, तब, धन ही, किसी, किस धन ही। तो इन शब्दों के साथ अगर भी का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे अभी भी, तभी भी, कभी भी, तो वो वाक्य अशुद्ध होगा। चाहे और बिल्कुल के साथ भी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, तो अगर बिल्कुल के साथ भी का इस्तेमाल हो गया है तो वह वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। अवश्य के साथ ही का प्रयोग नहीं होगा। हमें वहाँ पर अवश्य ही जाना है, मुझे ये अवश्य ही लेना है। अवश्य के साथ जब भी ही का प्रयोग होगा तो वाक्य अशुद्ध होगा। केवल के साथ यही का प्रयोग नहीं होगा। हम केवल यही खाएंगे, है ना, तो हम केवल यही खाएंगे, केवल और यही साथ साथ आ गए तो वाक्य अशुद्ध हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे केवल आपके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो गया। केवल और मात्र दोनों एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि समान अर्थ वाले शब्द हैं। एक हटेगा तो या तो केवल को हटा दें या तो मात्र को हटा दें, तो हम केवल को हटा देते हैं और वाक्य बन जाएगा आपके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो गया। नेक्स्ट है कि प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जब लोगों को कभी कभी अपना मत बदलना पड़ता है। अभी देख के आए हैं कि प्रायः और कभी कभी एक साथ इस्तेमाल एक वाक्य में नहीं होंगे, तो इनमें से भी किसी एक को हटा दें। तो प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जब लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, ये शुद्ध हो गया। तब शायद यह काम जरूर हो जाए, या तो शायद होगा या जरूर होगा, या तो शंका कर लो या तो कंफर्म कर लो। तो शायद और ज़रूर एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इनमें से किसी एक का ही इस्तेमाल होगा और हम शंका नहीं करके निश्चित वाली बात करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा तब यह काम जरूर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। वह किसी भी काम का नहीं है, तो अभी देखा जभी भी, कभी भी, तभी भी और किसी भी गलत है, इनके साथ भी का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये शब्द यहाँ पर गलत आ गया है। इसके इस्तेमाल की वजह से ये वाक्य अशुद्ध हो गया और शुद्ध वाक्य हो गया कि वह किसी काम का नहीं है। वह किसी भी काम का नहीं है अशुद्ध है और वह किसी काम का नहीं है शुद्ध होगा। ऐसे ही चाहे और बिल्कुल के साथ भी का प्रयोग नहीं होता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो चाहे के साथ भी का प्रयोग नहीं होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा भी को हटाने के बाद चाहे कुछ हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं कि वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यहाँ पर भी बिल्कुल के साथ भी का इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे के साथ भी का इस्तेमाल नहीं होगा, तो भी को हटाना पड़ेगा और शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। मैं तुमसे मिलने अवश्य ही आऊँगा। अवश्य के साथ ही का इस्तेमाल नहीं होगा, अभी नियम देख के आए हैं हम लोग। शुद्ध वाक्य होगा ही को हटाने के बाद कि मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है, केवल के साथ यही का इस्तेमाल नहीं होगा, या तो केवल हटा दें या तो यही हटा दें, तो शुद्ध वाक्य होगा। इन दोनों में यही अंतर है। फिर शब्द केवल संकेत मात्र है, तो अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा शब्द केवल संकेत है या शब्द संकेत मात्र है। अन्वय संबंधी अशुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्वय का मतलब होता है मेल, तारतम्य। तो किसका मेल? तो कर्ता का क्रिया से मेल होना चाहिए। हम बोलें राम खाना खाती है, सीता गाना गाता है, तो यहाँ पर वाक्य बहुत अटपटा लग रहा है। अटपटा इसलिए लग रहा है कि कर्ता का क्रिया से मेल नहीं है और
ध्यान रखने वाली बात है कि क्रिया जो है वो हमेशा कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होनी चाहिए। जैसे राम खाना खाता है, तो राम पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी खाना खाता है पुल्लिंग और एक वचन हो गया। अगर हम बोलते हैं राम खाना खाती है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा और ये अशुद्ध हो जाएगा वाक्य। तो मेल है, अन्वय का मतलब होता है मेल, कर्ता और क्रिया का मेल होना चाहिए। जिस वचन और जिस लिंग का कर्ता होगा उसी लिंग और वचन की क्रिया होनी चाहिए। जैसे मनीषा पढ़ाई करता है, गलत है, मेल नहीं है। शुद्ध वाक्य होगा मनीषा पढ़ाई करती है। वे दोनों बाजार जाता है, या वे दोनों बाजार जाती हैं। वे दोनों बाजार जाती हैं तो ठीक है, लेकिन वे दोनों बाजार जाता है, तो यहाँ पर वे दोनों बहुवचन है और जाता है एक वचन क्रिया हो गई। तो कर्ता अगर हमारे पास बहुवचन है तो क्रिया भी हमारे पास बहुवचन होगी। और सही वाक्य लिखा हुआ है कि वे दोनों बाजार जाते हैं। मोहन पत्र लिखता है, तो सही है, क्रिया और जो लिंग है वो कर्ता के अनुसार है। लड़कियां तेज चलती हैं, लड़कियां है ना, तो लड़कियां बहुवचन हो गया, और चलती हैं, ये क्रिया कर्ता के अनुसार है। स्त्रीलिंग कर्ता, बहुवचन कर्ता, स्त्रीलिंग क्रिया, बहुवचन क्रिया। अगर है तो ये एक वचन है, और अगर हम है में लगा दें बिंदी तो होता है, तो ये हो जाता है बहुवचन। अन्वय संबंधी अशुद्ध में अगला नियम है हमारे पास, इसको ध्यान से देखना है कि यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक कर्ता हों, यानी कि कर्ता एक से ज़्यादा हैं, लेकिन उन सभी कर्ता का लिंग एक ही, यानी कि वो जितने भी कर्ता हैं वो सब या तो पुरुष हैं या स्त्री हैं, यानी कि या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन भी एक ही हो, यानी कि वो सभी एक वचन में होंगे या वो सभी बहुवचन में होंगे। और पुरुष यानी कि उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर एक ही लिंग भी उनका समान है, वचन भी समान है और उनका जो पुरुष है वो भी समान है, और कर्ता एक से ज़्यादा है, तो और अंतिम कर्ता के पहले और शब्द आया है, तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। यानी क्रिया भी क्या होगी, अगर जो हैं वो ये एक वचन में है तो उससे मतलब नहीं है, बहुवचन में होगी, लेकिन लिंग वही रहेगा। जैसे राम और मोहन स्कूल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है राम और मोहन 2 लोग हैं, तो बहुवचन वाली बात हो गई, तो जो क्रिया होगी वो बहुवचन हो जाएगी, लेकिन क्रिया का जो लिंग होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। यानी कि कर्ता का जो लिंग है वो पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी। हरि, सत्यम और अनूप दौड़ते हैं, 3 कर्ता हैं, तीनों का जो लिंग है वो समान है, तीनों का जो वचन है वो समान है, और तीनों का जो पुरुष है वो भी समान है। ठीक है, हरि, सत्यम और अनूप दौड़ते हैं, तो क्रिया उसी लिंग में होगी, तो क्रिया पुल्लिंग है, लेकिन बहुवचन में होनी चाहिए, तो क्रिया बहुवचन है, दौड़ते हैं। तो हरि, सत्यम और अनूप दौड़ते हैं। सीता, गीता, नीला और रीता गीत गाती हैं, तो यहाँ पर 4 कर्ता हैं, सीता, गीता, नीला और रीता। सभी कर्ताओं का जो लिंग है वो समान है, स्त्रीलिंग है। सभी कर्ताओं का जो वचन है वो समान है, ये भी एक वचन, ये बाकी 3 भी एक वचन है, और पुरुष भी एक समान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो बहुवचन में होगी और कर्ता के लिंग के अनुसार होगी, यानी कि स्त्रीलिंग होगी। तो सीता, गीता, नीला और रीता गीत गाती हैं। अगला नियम है, अब यहाँ पर तो देखा कि हमारे पास एक से अधिक कर्ता थे, लेकिन सबका लिंग समान था और वचन समान था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर अलग अलग लिंग के कर्ता हो, यानी कि एक कर्ता जो है वो पुल्लिंग है और दूसरा कर्ता हमारा स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा। तो अलग अलग लिंग के कर्ता हो और दोनों द्वंद्व समास के अनुसार प्रयोग हुए हों, जैसे बीच में उनमें डैश लगा के जोड़ देते हैं तो यह द्वंद्व समास आ जाता है, और एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोनों शब्द, जैसे नर नारी, स्त्री पुरुष। तो ये
अलग अलग लिंग के हैं और द्वंद्व समास के साथ हैं। जैसे माता पिता, तो यहाँ पर क्रिया कैसी हो जाएगी, यहाँ पर क्रिया पुल्लिंग होगी और बहुवचन में होगी। जैसे माता पिता आए, पुल्लिंग है और बहुवचन में है। सीता राम वन गए, द्वंद्व समास की तरह जुड़े हुए हैं। वन गए क्रिया पुल्लिंग है और बहुवचन में है। नर नारी गए, क्रिया पुल्लिंग है और बहुवचन में है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, फिर द्वंद्व समास की तरह जुड़े हुए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो क्रिया बहुवचन है और पुल्लिंग है। अगला नियम है कि यदि वाक्य में दो अलग अलग लिंग के एक वचन करता हूँ और उनके बीच में और शब्द आता है, यानी कि यहाँ पर फिर से लिंग अलग अलग हो गया, एक स्त्रीलिंग हो गया और एक पुल्लिंग हो गया। अलग अलग लिंग वाला ये द्वंद्व समास वाला देखा, उसमें क्रिया बहुवचन थी और पुल्लिंग थी। यहाँ पर अलग अलग लिंग के एक वचन करता है, वचन एक वचन है, लिंग अलग अलग है और उन कर्ताओं के बीच में और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर भी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। जैसे राम और सीता वन जाते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये अक्सर लिखा मिल जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो बकरी आखिरी में लिखा हुआ है तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ बकरी आखिरी में लिखा हुआ है तो क्रिया बकरी के अनुसार होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, व्याकरणिक रूप से वो गलत होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं नहीं होगा, बल्कि शुद्ध वाक्य होगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, क्योंकि नियम के अनुसार अगर अलग अलग लिंग के एक वचन करता है और उनके बीच में और का इस्तेमाल हुआ है तो जो क्रिया होगी वो पुल्लिंग में और बहुवचन होगी। विराट और अनुष्का मैच देखते हैं, दो अलग अलग लिंग एक वचन करता, बीच में और का इस्तेमाल हुआ है, क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन। अब दोनों लिंग और वचनों के, तो अभी तक लिंग अलग अलग था, अब वचन भी अलग अलग हो गया। इस वाक्य में वचन भी एक वचन भी होंगे और बहुवचन भी होंगे अनेक कर्ताओं के। तो उस क्रिया में उस वाक्य में जो क्रिया होगी वह बहुवचन में होगी, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं, अनेक कर्ता हैं, तो क्रिया ऑब्वियसली बहुवचन में होगी। लेकिन लिंग क्या होगा, लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे एक बकरी दो गाय और कई बैल मैदान में चरते हैं। एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, बहुवचन पुल्लिंग, क्रिया बहुवचन में, लेकिन इस क्रिया का जो लिंग होगा वो आखिरी कर्ता के हिसाब से होगा जो कि पुल्लिंग है, तो ये हमारा पुल्लिंग हो गया। अगर ये होता ऐसा, एक बकरी दो बैल और कई गायें मैदान में चरती हैं, तो बहुवचन में है, चरती हैं, बिंदी लगी हुई है के ऊपर, लेकिन जो अंतिम कर्ता है वो अब स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए जो क्रिया है वो भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। तो अगर आखिरी में बैल है, एक बकरी दो गाय और कई बैल मैदान में चरते हैं, तो क्रिया होगी पुल्लिंग और अंतिम कर्ता के अनुसार। और अगर हो गया एक बकरी दो बैल और कई गाय मैदान में चरती हैं, तो जो अंतिम कर्ता है वो स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। ऐसी एक लड़का दो पुरुष और चार महिलाएं आ रही हैं, क्रिया बहुवचन है और अंतिम कर्ता है महिलाएं, तो क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो जाएगी। ऐसे ही अगला जो नियम हमारे पास आता है वो आता है कि यदि वाक्य में अनेक कर्ता हैं और उनके बीच में व या शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर अनेक कर्ताओं के होने के बावजूद भी जो क्रिया हो जाएगी वो अंतिम कर्ता के वचन के अनुसार होगी। यानी कि अंतिम कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, अंतिम कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। जैसे मोहन की 5 दरियां व एक कंबल बिकेगा। चीज़ें कई सारी हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए जो क्रिया होगी वो अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार हो जाएगी। अब कंबल पुल्लिंग होता है और यहाँ पर कंबल एक है, तो यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी और एक वचन में हो जाएगी। अगर इसका उल्टा कर देते कि मोहन का एक कंबल व 5 दरिया, तो यहाँ पर वा लगा है, इसलिए जो क्रिया होगी वो अंतिम कर्ता
के अनुसार होगी, उसके लिंग और उसके वचन के अनुसार। तो 5 दरियाँ, दरियाँ बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन हो जाएगी, और दरियाँ स्त्रीलिंग होता है तो यहाँ पर अब बिकेगा की जगह हो जाएगा बिकेंगी। तो मोहन का 1 कंबल व 5 दरियाँ बिकेंगी। ऐसे ही 4 गायें या 1 बैल आएगा, या का इस्तेमाल हुआ है। 4 गाय या 1 बैल आएंगी नहीं होगा, 4 गाय या 1 बैल आएगा होगा, क्योंकि नियम के अनुसार यहाँ पर जो क्रिया होगी वो अंतिम कर्ता के वचन और अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार होगी। अगर इसका उल्टा कर दें कि 1 बैल या 4 गाय आएंगी, तो यहाँ पर अंतिम जो कर्ता है वो बदल गया, अंतिम कर्ता हो गई गाय यानी कि स्त्रीलिंग, और ये हो गया बहुवचन, तो क्रिया भी हो जाएगी स्त्रीलिंग और बहुवचन, 1 बैल या 4 गाय आएंगी। अब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक ही वाक्य में आए, जैसे मैं, तुम और वो। यहाँ पर मैं, तुम और वो, तो मैं हमारा उत्तम पुरुष है, जहाँ पर जो बोलने वाला है वो अपनी बात कर रहा है। बोलने वाला अपनी बात कर रहा है तो उसको उत्तम पुरुष बोलेंगे, और उसके लिए इस्तेमाल होता है मैं, मेरा, मुझको। मध्यम पुरुष होता है जिससे बात की जा रही है, सामने वाला आदमी जिससे हम मुखातिब हैं यानी कि श्रोता, सुनने वाला, उसको हम बोलेंगे आप, तुम, तुमको या तू। तो मैं, मेरा और मुझको ये उत्तम पुरुष होते हैं। आप, तुम, तुमको, तुझको, तू ये मध्यम पुरुष होते हैं। और जो तीसरा आदमी है जिसका रेफरेंस अगर कहीं पर दिया जाता है तो वो अन्य पुरुष होता है। ये एक वाक्य में कर्ता बनकर आते हैं तो क्या होगा, तो 2 बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर में कामता प्रसाद गुरु हमारे एक बहुत बड़े व्याकरण हुए हैं, उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, उनके हिसाब से अगर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष किसी वाक्य में एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनका क्रम होता है। मध्यम पुरुष सबसे पहले आएगा, उसके बाद अन्य पुरुष आएगा और उसके अंत में उत्तम पुरुष आएगा। तो अगर हमको ये बोलना है तो हम बोलें मैं, वो और तुम, तो ये गलत है। तुम, वो और मैं, ये सीक्वेंस सही है, ठीक है। मध्यम पुरुष पहले, अन्य पुरुष बीच में और अंत में उत्तम पुरुष। तो तुम, वो और मैं, इस तरीके से बोला जाएगा, तुम, वो और मैं वहाँ जाएंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि मैं, वो और तुम वहाँ जाएंगे तो ये गलत है कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से। अंत में क्रिया कैसी होगी, क्रिया हमेशा उत्तम पुरुष के अनुसार होगी, यानी कि उत्तम पुरुष का जो लिंग है वही लिंग क्रिया का हो जाएगा। जैसे तुम, वह और मैं जाऊंगा, तुम, वह और मैं जाएंगे, अगर है तो वो गलत है, तो सही है तुम, वह और मैं जाऊंगा। मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष, क्रिया उत्तम पुरुष के हिसाब से। कुछ और बातें, कॉमन सी बातें, द्वारा और से का प्रयोग। द्वारा का प्रयोग कब होगा और से का प्रयोग होगा, जैसे यह काम हाथ द्वारा किया गया है या यह काम हाथ से किया गया है, तो हाथ द्वारा किया गया सही है वाक्य, या हाथ से किया गया वाक्य सही है। तो उसके लिए ध्यान रखना है कि अगर कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो द्वारा शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर वही काम किसी वस्तु से किया जाता है तो से का इस्तेमाल होता है। तो हाथ से किया गया, तो हाथ तो व्यक्ति का भाग है ना, तो हाथ व्यक्ति का भाग है, तो यहाँ पर द्वारा का इस्तेमाल होगा। फावड़े द्वारा खुदाई की गई, फावड़े द्वारा खुदाई की गई, तो फावड़ा एक वस्तु है और वस्तु के लिए कभी भी द्वारा शब्द साथ में नहीं आएगा, वहाँ पर से शब्द साथ में आएगा और सही वाक्य होगा फावड़े से खुदाई की गई। उदाहरण है, भवन का शिलान्यास मंत्री जी से किया गया, गलत होगा, मंत्री जी व्यक्ति हैं, तो भवन का शिलान्यास मंत्री जी द्वारा किया गया, क्योंकि व्यक्ति के लिए से नहीं बल्कि द्वारा आएगा। ऐसे ही यह गड्ढा जेसीबी मशीन से खोदा गया, हम बोल देते हैं कि यह गड्ढा जेसीबी मशीन द्वारा खोदा गया, तो द्वारा नहीं लगेगा क्योंकि द्वारा तो व्यक्ति के साथ लगता है, किसी वस्तु से हो रहा है तो यहाँ पर से लगेगा, तो यह गड्ढा जेसीबी मशीन से खोदा गया। युद्ध द्वारा देश पर संकट आ गया, गलत है, युद्ध से देश पर संकट आ गया, सही है। बाद और पीछे का प्रयोग, समय का अंतर बताने के लिए बाद, यानी कि अगर समय का अंतर बताया जा रहा है तो बाद शब्द का इस्तेमाल होगा और जगह का अंतर बताया जा रहा है तो पीछे का इस्तेमाल होगा।
जैसे वह 2 बजे के बाद आया, शुद्ध वाक्य है। अगर होता वह 2 बजे के पीछे आया तो गलत होता। राम मोहन के आने के बाद आया, हम अक्सर बोल देते हैं राम मोहन के पीछे आया। राम मोहन के पीछे नहीं आया, राम मोहन के आने के बाद आया, क्योंकि यहाँ पर समय का अंतर बताया जा रहा है। स्थान का अंतर, मेरा घर तुम्हारे घर के पीछे है, तो स्थान का अंतर बताया जाएगा तो वहाँ पर पीछे शब्द का इस्तेमाल होगा। उसकी गाड़ी पीछे रह गई, समय से पीछे नहीं रह गई, स्थान में पीछे रह गई। मेरी गाड़ी आगे जा रही थी, उसकी गाड़ी पीछे रह गई। तो स्थान का अंतर जहाँ पर, वहाँ पर पीछे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। समय का अंतर जहाँ पर, वहाँ पर बाद शब्द का इस्तेमाल करेंगे। प्रदान और अर्पित का प्रयोग, दोनों ही का मतलब होता है देना, लेकिन जब कोई बड़ा किसी छोटे को या कोई आदरणीय व्यक्ति किसी अपने दूसरे व्यक्ति को देता है तो वहाँ पर प्रदान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और जब छोटे बड़े को कोई चीज़ देते हैं तो वहाँ पर अर्पित करते हैं, तो अर्पित का प्रयोग किया जाता है। तो बड़ों द्वारा छोटों को दिए जाने वाले पुरस्कार, भेंट या दान के लिए प्रदान, और छोटों द्वारा बड़ों को कुछ भेंट करने पर, कोई चीज़ देने पर अर्पित का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों ने शिक्षक को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। एग्ज़ाम में आता है विद्यार्थियों ने शिक्षक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, गलत है। सही होगा अर्पित, क्योंकि विद्यार्थी छोटे हैं और छोटे द्वारा बड़ों को अर्पित किया जाता है। ऐसे ही राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, बाकी सब उसके बाद आते हैं, इसलिए राष्ट्रपति अगर किसी को दे रहा है तो वो अर्पित नहीं कर रहा है बल्कि प्रदान कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए। सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग, कन्या के विवाह के बाद सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग होता है, तो अविवाहित कन्या के लिए कभी भी सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग नहीं होगा, उसके लिए सौभाग्यकांक्षी या आयुष्मती का प्रयोग होता है। तो हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। अक्सर आप शादी के कार्डों में लिखा हुआ देखते हैं कि सौभाग्यवती डैश डैश डैश, तो अगर ऐसा लिखा है तो वो गलत है, क्योंकि सौभाग्यवती शादी के बाद, उसके पहले नहीं। सही होगा हमारी सौभाग्यकांक्षी या आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर कुछ शब्द होते हैं, जैसे जहाज की खोज, किसने की। खोज, यहाँ पर खोज लिख के दे सकता है आपको, उत्पत्ति लिख के दे सकता है कि जहाज की उत्पत्ति किसने की, जहाज को जन्म किसने दिया, या जहाज का आविष्कार किसने किया। इनमें से एक सही होगा। तो खोज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले से मौजूद थी और उसको हमने ढूंढ निकाला। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जिसने भी खोजा उसने ऑक्सीजन का आविष्कार नहीं किया, वो पहले से मौजूद थी ऑक्सीजन, उसने बस उसको ढूंढ के सामने ला दिया, तो ऑक्सीजन का आविष्कार नहीं हुआ बल्कि ऑक्सीजन की खोज हुई। ऐसे ही उत्पत्ति, उत्पत्ति इस शब्द का इस्तेमाल होता है ऐसी चीज़ों के लिए जो अपने आप उत्पन्न हो जाएं। जैसे घास, खेत में घास उत्पन्न हो गई क्योंकि वो अपने आप उगाई, तो उत्पत्ति शब्द का इस्तेमाल होता है उन चीज़ों के लिए जो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। जन्म, जो गर्भ से आता है उसका जन्म होता है। तो जहाज पहले से मौजूद नहीं था, तो जहाज की खोज किसने की, गलत शब्द है। अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ, ना ही वो गर्भ से पैदा हुआ है, तो उत्पत्ति और जन्म भी नहीं होगा। जहाज का आविष्कार हुआ है। आविष्कार मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पहले नहीं थी और उसको हम बना लिया, या उसको हम सामने लेके आ गए जो पहले थी ही नहीं, तो उसके लिए आविष्कार शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ऑक्सीजन का आविष्कार नहीं हुआ, ऑक्सीजन की खोज हुई, घास की उत्पत्ति हुई, जहाज का आविष्कार हुआ और बच्चे का जन्म हुआ। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
पांचवें इसमें आते हैं कि आयु और अवस्था शब्द का प्रयोग कब होता है। तो पूरे जीवन काल के संबंध में हम आयु का इस्तेमाल करते हैं और साधारण वय या उम्र को अवस्था कहते हैं। हम अक्सर बोलते हैं कि मेरी आयु 20 वर्ष है, या मेरी आयु 25 वर्ष है, या मेरी आयु 28 या 30 वर्ष है। तो यहाँ पर अगर हम अपनी उम्र बता रहे हैं तो वहाँ पर आयु एक कॉमन तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जो कि गलत है। व्याकरणिक रूप से जो सही है वो है अवस्था। अगर हम अपनी एक स्पेसिफिक उम्र बता रहे हैं तो उसको हम अवस्था शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि मेरी अवस्था इस समय 26 वर्ष की है, या मेरी अवस्था इस समय 20 वर्ष की है। एक संपूर्ण जीवन काल को हम आयु बोलते हैं। जैसे इस समय आपकी आयु 28 वर्ष की है, ये गलत है, अशुद्ध है, क्योंकि एक स्पेसिफिक उम्र को बता रहा है। उम्र को बताने के लिए शब्द इस्तेमाल होगा इस समय आपकी अवस्था 28 वर्ष की है, तो यहाँ पर आयु इस्तेमाल नहीं होगा। आयु की वजह से ये वाक्य गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। यहाँ पर इस्तेमाल होगा अवस्था का। ऐसे ही नेहरू जी की मृत्यु 74 वर्ष की आयु में हुई अगर है तो वो सही है, और अगर लिखा होगा कि नेहरू जी की मृत्यु 74 वर्ष की अवस्था में हुई है तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर 74 वर्ष उनका संपूर्ण जीवन काल है। संपूर्ण जीवन काल के लिए आयु और उम्र बताने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अवस्था शब्द का इस्तेमाल होता है। आदि और इत्यादि कहीं भी लगा देते हैं हम, कहीं पर भी आदि लगा देते हैं, कहीं पर भी इत्यादि लगा देते हैं, लेकिन इसको भी समझ लीजिए, आदि का प्रयोग सजीव के साथ होता है और इत्यादि का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है। जैसे राम, मोहन, सोहन आदि घूमने गए। अगर हम यहाँ पर इत्यादि लगा देंगे, राम, मोहन, सोहन इत्यादि घूमने गए, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इत्यादि का इस्तेमाल निर्जीव के साथ होता है, आदि का इस्तेमाल सजीव के साथ और इत्यादि का इस्तेमाल निर्जीव के साथ।